सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। अब तक जो है थोड़ा सा एंजाइटी होगा या फिर हेजिटेशंस होगा कि हम मेंस कैसे लिखेंगे, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो उसी तरह से होता है जैसे एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं, अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ, बहुत खुशी होती है, चलो बला टल गया, सब लोग खुश रहता है। जिसका नहीं हो रहा है रिजल्ट वो भी खुश रहता है कि चलो एग्जाम तो खत्म हो गया ना, कम से कम प्रेशर खत्म हुआ। उसी तरह से जब टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट आप दे देते हैं, एक हैप्पीनेस आता है कि चलो मैंने कुछ परफॉर्म किया, आज लिखा कम से कम। तो लिखने के बाद इस पर जो है रिमार्क्स आपको मिलेगा कि क्या है, कैसा आपने लिखा है। तो मेंस बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से करना है। इसके लिए जो है आपने वीडियो देखा कल वाला, सब लोग नहीं देखा होगा तो देख लेना। फिल्म्स का बहुत बेहतरीन जो है उन्होंने सुधीर ने कल आपको बताया था कि किस तरह से आप फिल्म्स क्लियर करेंगे, चैप्टर वाइज बताया गया कहाँ कहाँ से कितना पढ़ना है। हाँ, उसके दो कमेंट्स आ रहे थे। पहला तो ये आ रहा था कि हिंदी वाले कह रहे थे हिंदी वाला बुक भी बता दीजिए। दूसरा था कि मेंस का सर उसी तरह से मेंस का बता दीजिए। तो ऐसा है कि अभी मेंस का पूरा बुक लिस्ट तो नहीं लेके आए हैं, लेकिन मेंस को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से लिखना है, इसको पूरा स्लाइड में सुधीर लेके आए। तो आज आपको ज़्यादा समय न लेके 30 मिनट्स में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 3 घंटा लिख चुके हैं। तो क्या थक गए हैं? नहीं, थकना नहीं है। 3 घंटा तो कुछ नहीं है। लाइफ में 24 घंटा मिला हुआ है, 24 घंटा में तो कुछ नहीं है 3 घंटा। 8 घंटा 6 घंटा सोते हो तो अभी थकने का मैटर ही नहीं है। फिर भी 30 मिनट 35 मिनट्स में इसको पूरा किया जाएगा कि किस तरह से आप मेंस राइटिंग कैसे करनी है, आपको स्किल राइटिंग कैसे करनी है। क्योंकि सबसे बड़ा वीकनेस जो है बिहारी स्टूडेंट का या फिर जो रूरल एरिया से आते हैं, लिखने की आदत नहीं है। सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो बहुत गलत लिखते हैं, हिंदी लिखे या इंग्लिश लिखे गलत लिखते हैं। तो उसमें वो पता ही नहीं रहता है कि उसमें क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट में भी लिख चलता रहता है। तो यहाँ एक्चुअल में परफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि किस तरह से आपको मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट पहला हुआ है, आगे भी टेस्ट अब कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? बाकी मेरे को तो सुनते रहते हैं। सुधीर अभी आपको कंटिन्यू क्लास देने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, जब भी छुट्टी का दिन होगा, सैटरडे संडे या फिर सुबह शाम में जब भी टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो सुधीर आप बताइए। और हम तो बताएंगे। इसमें एक प्रॉब्लम आप लोग को ये आ सकती है कि मेरा स्लाइड इंग्लिश में चलेगा, पूरा बोलेंगे हिंदी में, बट स्लाइड्स जो है वो इंग्लिश में ही है। ठीक है, क्योंकि हमको हिंदी नहीं आता और इतना टाइम अभी नहीं मिलता है, तो ये खुद ही बनाना पड़ता है। तो देखते हैं कि क्या। अच्छा, बाकी सारे जो क्वेश्चन थे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सीधे सीधे थे। एक ये क्वेश्चन हमको लग रहा था कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम वही क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये हम भी पढ़ के ही लिखे हैं कहीं से, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम समझ रहे हैं ना कि ऐसा पूरा हमको सब ज्ञानी है, और तो हम भी पढ़ कर ही लिखे हैं कहीं कहीं किससे नोट से। तो बस हम ये बताने के लिए आए हैं कि चीज़ों को स्टार्ट कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ये कैसे समझेंगे, और हम स्टार्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट का वो होगा जिसमें कि हम बताएंगे कि ये चाह क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले तो इसमें एक बात है कि महात्मा गांधी है, तो क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए, जिसको हमको पिक करना होता है जब क्वेश्चन आता है। तो एक दे रखा है कि अच्छा ये एक महात्मा गांधी है कीवर्ड। ठीक है, और दूसरा है कि फ्रीडम स्ट्रगल हैव बीन, हाउ वुड हैव बीन द इंडिपेंडेंस। कुछ छूट गया है ना इसमें, मतलब कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसा होता। ठीक है, वही है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसा होता, इस पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक तो है कि फ्रीडम स्ट्रगल है जो हमारा ये कीवर्ड होना चाहिए था, या कोई भी। और तीसरा एक था कि एक मेथड होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से मेथड यूज किए थे फ्रीडम स्ट्रगल में। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। आपको ये पता होगा कि महात्मा गांधी ने क्या क्या तरीका यूज किया था। तो महात्मा गांधी अगर नहीं होंगे तो जो उन्होंने यूज किया था वो नहीं हो पाएगा। आंसर में बस जो महात्मा गांधी ने किया था उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। क्वेश्चन में बस यही करना था कि जो महात्मा गांधी के तरीके थे उसको उल्टा कर देना है, आपका आंसर तैयार है। दूसरा क्या हो सकता है, और कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि महात्मा गांधी एंट्री कब किए थे, 1917 में। अगर 1917 वाले जितने भी रिवोल्ट ले ले तो जो भी नेचर रहा होगा वैसा ही बाद का भी रहता, अगर महात्मा गांधी नहीं आते तो। जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, इसके पहले जितने भी फार्मर्स के हुए थे, तो जिस तरीके के वो रिवोल्ट चल रहे थे, अगर गांधी जी नहीं आते तो बाद का भी रिवोल्ट क्या होता, वैसा ही चलता जाता।
तो आप वहां से भी बस उन्हीं पॉइंट्स को कि उसमें क्या क्या कमियां थी, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि कैसा होता, तो महात्मा गांधी कुछ अच्छा ही करके गए हैं, तो वहां की कमियों को बता देना था कि पहले जो रिवोल्ट हुए थे उसमें क्या क्या कमियां थी, तो और वैसा ही हमारा क्या होता, कंटिन्यूअस चलते जाता। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में क्या चल रहा है। तो देखिए स्टार्ट क्या होता है, कोई भी अगर रिवोल्ट होता है पहली बात, या कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल होता है, तो उसमें 3 चीजें होती हैं। पहले तो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, यहां पर दिख रहा है ना सबको कि कौन कौन से लोग हैं जो कि रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहीं पे भी लड़ाई होती है तो 3 चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। एक बार जब पार्टिसिपेंट्स आ गए, मतलब कौन कौन लोग हैं जो हमारे ग्रुप में हैं, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से, जिसको वे भी बोलते हैं, वे समझ रहे हैं ना, हम किस किस प्रोसेस से जाएंगे रिवोल्ट करने के बाद। पार्टिसिपेंट उठा लिए, क्या तरीका है वो देख लिए, और तीसरा क्या होगा, फाइनल हमारा रिजल्ट या फिर कंक्लूजन क्या निकला। किसी भी रिवोल्ट में यही 3 चीजें होती है कि अच्छा फाइनली हमको जाके क्या अचीव हुआ। तो हम यहीं से आंसर को स्टार्ट किए हैं। बाकी आप लोगों से भी पूछेंगे कि आप लोग क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई इसमें अपना इंट्रोडक्शन बताएगा कि क्या लिखने का कोशिश किए थे, जिससे कि हमको आइडिया लगे। अभी सब लोग लिखे हैं टेस्ट, तो एक आध कोई बताए इंट्रोडक्शन, बताइए। हाँ हिंदी बोलिए, हम समझ लेंगे। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो सबसे पहले हमारे जो आज़ादी के लड़ाई में सत्य और अहिंसा का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उससे पहले इसका यूज नहीं किया जा रहा था। बहुत ही अधिक और समय लग सकता था, और जितने भी फेमस आंदोलन हुए हैं बिना महात्मा गांधी के पार्टिसिपेशन के वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, हो गया, इतना मैं समझ गया। और कोई अब इसमें हम बताएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ हाँ बताइए, कोई पीछे, ठीक है बैठ जाइए। और कोई शर्मा नहीं बताना, फिर हम बताएंगे ना। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आप इंट्रोडक्शन में आंसर बता दिए। इंट्रोडक्शन में सब कुछ छुपा के रखना होता है, 2-3 लाइन में बस बताना होता है कि हम क्या पूरे आंसर में बताएंगे। अभी आप बोले उग्रवादी वाला, जो बोले कि बहुत लोग कम पार्टिसिपेशन था, ये सब तो मेरा आंसर है। अभी फाइनल आंसर पे हम पहुंचे कि हम तो इंट्रो दे रहे हैं, सारा उसको कंटेंट अभी ही बता दिए, तो फिर मजा नहीं आएगा आंसर में। एक आप लोग अपना तरीका यूज कर सकते हैं, बट ये होता है कि सारा कंटेंट स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो आपका है ना वो फाइनल आंसर, इसको मेन बॉडी बोलते हैं। हम बताए थे पिछली बार, ऐसा सब लोग थे कि हमारा चलता है इंट्रो, फिर चलता है बॉडी, और फिर होता है कंक्लूजन। इंट्रो में बस बताना होता है कि हम क्या बताने वाले हैं। तो देखिए हम क्या स्टार्ट किए हैं, यहाँ से कोई इंग्लिश पढ़ सकता है कि महात्मा गांधी जब आए फ्रीडम स्ट्रगल में, तो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या चेंज हुआ। देखिए एक तो है कि वाटर सेड मूवमेंट, ये तो बहुत टिपिकल वर्ड है वाटर सेड मूवमेंट। कोई भी नया चीज होता है, एकाएक बदलाव आता है, तो उसको हम वाटर सेड मूवमेंट बोलते हैं। आपके लाइफ में भी कोई वाटर सेड मूवमेंट होता है ना, कि जैसे अभी बीटेक में मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद से आपका एकाएक लाइफ क्या हुआ, चेंज हो जाता है। तो ये होता है, उसको बोलते हैं वाटर सेड मूवमेंट। कि इसके बाद जैसे अशोका के कब हुआ था वाटर सेड मूवमेंट, कब हुआ था, कौन से वार के बाद, तो वो पॉइंट उनके लाइफ का वाटर सेड मूवमेंट था। ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का कोई भी स्ट्रगल हो ना, तो ये वाटर सेड मूवमेंट ऐसे डाल दो। जैसे हम पिछली बार भी बोल कर गए थे, कुछ इंट्रोडक्शन जो होते हैं ना वो रेडीमेड होते हैं, एकदम तैयार होते हैं, उठा के उसको यहाँ पे चेपना होता है। कोई भी स्ट्रगल होगा, हाँ भाई किसी का पूछ रहा है, अच्छा नेहरू का पूछ रहा है, एंट्री ऑफ नेहरू जो था, इस सब कुछ यही चेंज करेंगे, द एंट्री ऑफ नेहरू इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाटर सेड मूवमेंट था। गलत हो रही है स्टेटमेंट। कोई भी अच्छा करके गया ना लीडर हमारे। अब देखिए हम क्या लिखे हैं कि जब गांधी जी आए तो वाटर सेड मूवमेंट था, उससे क्या क्या बदलाव हुआ। कोर्स ऑफ एक्शन, जो प्रोसीजर जो हम बोले थे, अब क्या हुआ, इंक्रीज द, कि जो नंबर ऑफ पीपल थे उनको इंक्रीज किया। अभी बताएंगे कि कैसे कैसे इंक्रीज किया, बस हम बता रहे हैं कि मतलब मेरा पहला जो स्टेज था कि पार्टिसिपेंट्स थे वो भी कवर हो गया, दूसरा जो था वो भी कवर हो गया था ना, पार्टिसिपेंट बढ़ा दिए, एक्शन को बता दिए कि ऐसे ऐसे एक्शन हुआ होगा, इसको चेंज किया इसने, जिससे कि रिजल्ट हुआ कि हमारा नया तरीके का फ्रीडम स्ट्रगल आया। अभी हम कुछ नहीं बताया कि क्या क्या, अभी जो बता रहे थे वो। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी का ही एंट्री हो रहा है, और कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल हो तो आप हमेशा इन 3 चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, आंसर में इन 3 चीजों को लाने की कोशिश करें। ये जो हम बोल कर गए थे कि कुछ एक फॉर्मेटिंग होती है जो हमको तैयार करना होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी काम आ जाएगा, उसमें भी हम यही कोशिश करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, और कौन कौन से रिवोल्ट हुए, 4 का बहुत क्वेश्चन आता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और एक और चौथा, एक और है ना स्वदेशी। ये
चारों मोमेंट है, तो चारों में तो यही चीजें हैं जो कॉमन होंगी ना, कि कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका वे ऑफ क्या था, कि कैसे कैसे गया और कैसे खत्म हुआ वो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट जो था वो फेलियर में रिजल्ट हुआ, लेकिन इसके हमें उससे भी कुछ फायदे हुए, बहुत लोग आए, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। तीनों चीज हो गए। इसमें हिंदुओं ने पार्टिसिपेट किया, कुछ मुस्लिमों ने नहीं किया, ऐसे कुछ कुछ पढ़े थे, तो ये पार्टिसिपेंट्स हो गए, और किस तरीके से चला था वो बता दिया था कि हमने क्या क्या किया था उसमें। ठीक है, अब एग्जैक्ट हमको भी याद नहीं है, मेरे पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया है, बट ये होता है एनसीईआरटी। तो कोई भी देखिए, मेंस का सबसे मेन बात होता है कि आपको पूरा कंटेंट नहीं भी आता है ना, आपको फॉर्मेटिंग तैयार हो गया है। जो हम बोल रहे थे कि आप कोई भी क्वेश्चन दीजिए, कितना भी उलझल, हमको बिल्कुल नहीं पता है, 2-3 पेज तो लिख ही देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई रिवोल्ट हो, बात थोड़ी चेंज होगा, थोड़ा मोड़ा चेंज होगा। अब जो एक नया एग्जामिनर है वो भी पूरा एकदम एक एक बात लिखने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं है कि क्या ये लिख रहा है। कोई एक ट्राइबल रिवोल्ट है, बिरसा मुंडा का रिवोल्ट है, हमको संथाल का नहीं पढ़ के गए हैं, बिरसा मुंडा को हटाएंगे, वहां पे संथाल को घुसा देंगे, सब आंसर सही है। ठीक है, जनरल पूछेगा, बिरसा मुंडा संथाल दोनों को हटाएंगे, द ट्राइबल मूवमेंट कर देंगे, वहां पर सब आंसर वही है, कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, नीचे धीरे से एग्जाम्पल EXAMPL या बिरसा मुंडा रिवोल्ट। ठीक है, यही किया जाता है, तीनों तैयार नहीं किया जाता है, एक तैयार किया जाता है और घुमा दिया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन का आंसर कैसे लिखा जाता है वो भी बताएंगे कभी, फिर टाइम मिलेगा तो ये है मेरा, कोई भी अगर वहां रहा है तो एक्शन, पार्टिसिपेंट्स और मेरा फाइनल रिजल्ट। अब हम बताएं कि गांधी जी के बारे में थोड़ा हम बताते हैं, जिससे कि पता चलेगा लोगों को, जो एग्जामिनर हैं, जो चेक कर रहे हैं कॉपी, कि गांधी जी कहां कहां पे हमारा कंट्रीब्यूट किए थे। और ये एकदम छोटा होना चाहिए, इसलिए हम पॉइंट वाइज में गए हैं। अच्छा, अब सबको पता है ये आंसर, ये सबको पता है, ये सारी चीजें पता है। अच्छा, इसमें ट्राई ये करना है कि ऐसे ऐसे रिवॉर्ड लिया जाए, जो ऐसे ऐसे चीजें लिया जाए जो कि हर एक अलग हो एक दूसरे से। जैसे जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो ये पहला क्या था, सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। अब दूसरा हम ऐसा ही सिविल डिसोबीडियंस का एग्जांपल नहीं लेंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद, जहां पर उन्होंने क्या किया था, ये सबको पता है, वो पूरे जो है ना स्पेक्ट्रम से ही जो उसका हेडिंग है वहीं से उठाया हुआ है। मेरा कुछ वही है कि 3-4 जगह से पढ़कर हम क्या किए हैं, मेन चीजों को आंसर फॉर्मेट बनाए हैं। ठीक है, खेदा में क्या हुआ था, ये देखिए, नॉन कोऑपरेशन वहां पे किए थे। इन दोनों में अंतर पता है ना, नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा। खिलाफत ये था, दांडी मार्च, गांधी, अच्छा गांधी इरविन पैक्ट क्यों डाला गया है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम गांधी जी का बताना चाहते हैं कि वो किस किस तरीके से अपना रिवोल्ट को या अपने फ्रीडम स्ट्रगल को करते थे। तो गांधी इरविन पैक्ट में वो किस तरीके का काम किए थे, याद आया, गए थे मिलने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वो क्या किए थे, वहां पर नेगोशिएट करना होता है, मतलब बातचीत, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। तो अभी भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर क्या हुआ है, आर्बिट्रेशन जो होता है, नेगोशिएशन का ही एक तरीका होता है आर्बिट्रेशन, पढ़े, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सब होता है, हिंदी में कुछ होता होगा। ठीक है, तो अभी भी हमारे उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 51 इंटरनेशनल रिलेशन, वो तभी से करते आ रहे हैं, गांधी जी का अभी भी इस्तेमाल है। ठीक है, अगला जो हम उठा है हरिजन सेवक संघ। अब उन्होंने क्या किया था, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए किया था। मतलब ये किस फैक्टर को डिनोट करता है, जो सोशल इविल था, मतलब गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ उसी टाइम साथ साथ क्या लेकर चल रहे थे, सोशल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन सबको लेकर चल रहे थे। और लास्ट में क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या किया था उन्होंने, इसमें से देख कर नहीं रटना ये क्यों आया है ये बता देते हैं। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, आपको याद होगा, 8 तारीख से स्टार्ट हुआ था और उसी दिन सबको क्या किया गया, 8 या 9 मार्च से था, जो अगस्त में था। और उसी दिन सारे मेन लीडर्स को क्या किया गया था, तो उस समय कौन रिवोल्ट कर रहा था, जो लोकल लीडर्स थे और जो कॉमन पीपल थे। तो ये जो बाकी जो पहले से रिवोल्ट करते गांधी जी आ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल, वहां से वो क्या किए थे, मासेज को फ्रीडम स्ट्रगल में वो पहले से ही ला चुके थे। तो ये हर एक को अलग अलग फॉर्मेटिंग में डाला गया, ये सबको पता है, ये हर बुक के हर एक स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, बस उसको कनेक्ट करके आंसर में लाना है और ट्राई करना है कि दो चीजें एक दूसरे के सेम ना हो। अब गांधी इरविन पैक्ट जो है, यहाँ पे आप एक पूना पैक्ट भी डाल सकते थे, इसमें भी वो नेगोशिएटर जैसा थे कि भाई बोले थे कि आ जाओ सब बात करो, नहीं तो हम, अरे याद है ना पूना पैक्ट, BR अम्बेडकर। ठीक है, उसमें भी उसमें ये भी काम किए थे वो, और नीचे वाला भी काम किए थे। तो आप इसमें भी वो एग्जांपल दे सकते हो, बट दोनों अलग अलग एग्जांपल मत देना, क्योंकि ये पहले ही हम नेगोशिएटर का यूज कर चुके हैं। तो एक एक एग्जांपल। अब देखिए, ये थे गांधी जी के जहां जहां उन्होंने यूज किया था, और ये साइड में थोड़े थोड़े से उनके तरीके हैं। ठीक
ठीक है, ये हम बता दिए अभी स्टार्टिंग में। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या यूज किया गया है कि ये मेथड था, उसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि अगर गांधी जी नहीं होते तो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसा होता। तो पहले बताएंगे तो कि गांधी जी थे तब फ्रीडम स्ट्रगल कैसा था, और उसी को क्या करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हवे में आंसर ऐसे देखिए, कुछ कुछ फॉर्मेटिंग तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या था, नॉन वायलेंस उनका सबसे फेवरेट काम था। तो अगर मान लीजिए गांधी जी नहीं थे तो नॉन वायलेंस क्या हो जाता, वायलेंस हो जाता, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी आ जाता हमारे पास बहुत ज्यादा। दूसरा क्या था उनका, ठीक है, जिसमें कि बोला गया था क्या सत्याग्रह में कि जो हमारा जो ओपोनेंट है, जो ब्रिटिशर्स है, वो हमारे इनमी नहीं है, हम उनको कैसे जीतेंगे, मार पीट के नहीं जीतेंगे, हार्ट से जीतेंगे, बोला था ना। ठीक है, तीसरा क्या था उनका, ये था उनका, अगर नहीं होते तो ये भी नहीं हो पाता। ठीक है, और ये क्या था, ये थोड़ा सा सोशल से रिलेटेड है कि सबका उदय होगा सर्वोदय। ठीक है, हाँ, जो सबसे अंतिम वर्ग जो है उनको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, इसमें भी एक ट्रस्टीशिप करके आता है, पढ़े ये सब, गांधी जी का ट्रस्टीशिप है ना कि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके जो वर्कर होते हैं वो उसके पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो गांधी जी ने यूज किया था। अगर इसके अलावा भी आपको मन करे कि और भी पॉइंट लिख सकते हैं तो कोई आदमी बता सकता है, हमको इतना ही याद आया था। ट्रूथफुलनेस वहां से हो जाएगा, नहीं आंदोलन नहीं बताना है, वो तरीका और आंदोलन में अलग है। ये तरीका पूछ रहे हैं हम, मेथड। हाँ, हंगर स्ट्राइक एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये यहीं पे आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आप अगर डालना चाहे तो हंगर स्ट्राइक। देखिए वो क्यों ऐसा बोलते थे, ये तो सबको याद है कि नॉन वायलेंस क्यों। देखिए अगर आप चाहें, क्योंकि हम मेरा जो आंसर आ गया वो लगभग 250 वर्ड में खत्म हो गया, यूपीएससी वाला वो है, तो आपको अब इसको बनाना है 350 वर्ड में। तो आप इन मेथड को इलाबोरेट भी, कि इनके मेथड ये थे गांधी जी के, तो इनको इलाबोरेट कर दिए नॉन वायलेंस में। ये उनका था ना हंगर स्ट्राइक, जो हमारा नॉन कोऑपरेशन था वो नॉन वायलेंस ही तो था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो आप इनको इलाबोरेट कर दीजिए इन चारों को। ठीक है, अब ये मत बोले कि आप ही करके बता दीजिए सब, बस हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग बताना है कि कैसे लिखा जाता है। अब हम ये आंसर जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, हम इसको इलाबोरेट इसलिए नहीं किए क्योंकि ये मेरा मेन क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा मेन क्वेश्चन नहीं है, ये है मेरा मेन क्वेश्चन। यहां से शुरू हुआ है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो ये होता। बस हम इससे पहले ये बताना चाह रहे थे अभी तक कि गांधी जी थे तो क्या हुआ था, उनके क्या तरीके थे, अभी तक यही पता चला है। अब यहां से ये है मेरा मेन आंसर। अब इसको हर एक पॉइंट को आपको इलाबोरेट करना पड़ेगा। मतलब उसमें ऑप्शनल था कि अगर आपको मन है तो इलाबोरेट करें, मन है तो ना करें, बट ये कंपलसरी है, आपको इलाबोरेशन के साथ ही जाना पड़ेगा। मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ जिसको बोलते हैं या फिर पॉइंटर्स में जाना ही पड़ेगा, पूरा डिटेल करके बताना होगा। अब ये जो होता है ना, जैसे इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़े होंगे कभी कोई लिखा है कि हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, रोड रेलवे नहीं है, बस एक लाइन लिख के लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भाग गए। अब ये काम नहीं चलेगा क्योंकि ये मेरा मेन बॉडी है, यहां से मेरा आंसर शुरू हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हाँ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से शुरू हुआ, देखिए वही जो पहले बताते कि एक वहां पे पॉइंट लिखा हुआ था कि कौन था, नॉन वायलेंस था। तो अगर गांधी जी नहीं होते क्या हुआ होता, कौन सा मूवमेंट हुआ होता, आर्म्ड स्ट्रगल हुआ होता। आर्म्ड स्ट्रगल का मतलब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब इसमें आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है, कभी भी कोई भी मेंस के आंसर में किसी भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जिन्होंने किया है लीडर्स का नेगेटिव लाइन नहीं लिखना है। यहां पे लिख दिया, अच्छा आर्म फ्रीडम स्ट्रगल एग्जाम्पल, यहां पे लिख दिए, ये नहीं करना है क्योंकि जो भी थे सब हमारे आजादी के लिए ही काम कर रहे थे। तो कोई भी नेगेटिव कोनोटेशन, भगत सिंह लिख दिए, हाँ ये लीजिए सर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा स्ट्रगल वो कर रहे थे। कभी भी कोई भी मेंस के आंसर में हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव किसी भी लीडर के बारे में नहीं लिखना है, वरना वो 18 आराम से वो 14 चला जाएगा, -4 नेगेटिव मार्किंग -5 के साथ। ठीक है, सब हमारे इंडिपेंडेंस के लिए ही काम कर रहे थे, तो कोई भी नेगेटिव लाइन नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए लिखना भी है तो लीडर का नाम नहीं लिखेंगे, वो जो काम किया उसको लिख देंगे एग्जाम्पल में, लेकिन लीडर का नाम नहीं आएगा। इमरजेंसी लगा था तो लिखना नहीं कि कौन लगाया था, वो सबको पता, कॉपी चेक करने वाला भी जानता, अच्छा इमरजेंसी के लगा कर गई थी, लेकिन आपको एक्सक्लूसिवली नहीं बताना है क्योंकि वो हमारे पीएम रह चुकी है।
रह चुका है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में ऐसे पीएम का नाम, सीएम का नाम ऐसे उल्टा नहीं लिखा जाता है, बता दिया जाता है। सामने वाला भी समझ रहा है कि तुम किसके बारे में लिख रहे हो, सब जान रहा है, बट बताना नहीं है, ठीक है। तो अगर वो नहीं होता तो पहला जो नॉन वायलेंस था वो स्ट्रगल कैसा हो जाता, आर्म्ड स्ट्रगल। और आर्म्ड स्ट्रगल होने से उसको सप्रेस बड़ी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्ही को कोई डांट रहा है, तुम उसको कोई रिप्लाई नहीं करेगा, वो भी 3-4 बार डांटने का सोचा खरो यार इसको क्यों ही बोल रहे हैं, है ना। तो लेकिन अगर तुम किसी से लड़ाई करने आ जाए तो वो तो लड़ेगा ही, थोड़ी देर रुकेगा, लेकिन लड़ाई करेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, आर्म्ड स्ट्रगल के वो अगेंस्ट में थे कि ब्रिटिशर्स के पास इतने पावर है, इतने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है, मनी है कि वो हमें आराम से हरा सकते हैं। तो इसलिए वो आर्म्ड स्ट्रगल नहीं जाते। तो वो बहुत डिप्लोमेटिक आदमी थे, गांधी जी बहुत पढ़े लिखे और बहुत डिप्लोमेटिक आदमी थे, उनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो बाकी ये सब वही लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इनोवेटिव वे से वो हो गया। तो पहला तो उसी का उल्टा, मतलब ये सीधा बताना ये चाह रहे हैं कि हम नॉन वायलेंस को क्या किए हैं, उल्टा कर दिए हैं। अरे यार ये बड़ा दिक्कत है इसका, हर बार इसको मोटा ये नहीं होता क्या, परमानेंटली फिक्स नहीं होता, किसी को आता है क्या हुआ? अच्छा छोड़ो, हटाओ, इतना मेहनत कौन करे। अब देखिए दूसरा, वो मास पार्टिसिपेशन लाए थे, अगर वो नहीं होता तो मास पार्टिसिपेशन आता क्या, नहीं आता। तो पहले जैसे होता था कि इलीट सेक्शन खाली लड़ते थे, मॉडरेट्स वाले में भी देखोगे कि जो ऊपर के जो स्टेटा के लोग थे वो थे, वही लड़ाई कर रहे थे, तो मास पार्टिसिपेशन नहीं आता। और दूसरा मास पार्टिसिपेशन नहीं आता, और वो क्या होता था, जब भी वो यूज़ करते थे ना कोई चीज़ को, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट को बढ़ाए। जैसे कि याद होगा कि सॉल्ट का यूज़ किया था, तो सॉल्ट बड़ा फेमस है, कहाँ गया, कहीं पे होगा जो भी है। सॉल्ट क्यों यूज़ किए थे सॉल्ट, क्योंकि ये हर घर, ठीक है। इसको बोला था, एक वर्ड यूज करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को हमको चेंज करना है, किस में, पार्टिसिपेटिव में। हमारा जो डेमोक्रेसी है वो भी यही करने की कोशिश कर रहा है। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया है, पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारा डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव है, हम जाके दे दिए वोट, अब वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पार्टिसिपेटिव होगा, मतलब हम भी जो भी चीज़ लिया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो कोई भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, हम भी पूरा उत्साह के साथ काम करेंगे। हम बोल देंगे कि अच्छा आप लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, एक नया स्लाइड तैयार कर रहे हैं। आप लोग हाँ हाँ बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर, एकदम एकदम शानदार चीज़ है। वही हम बोलेंगे नहीं आप लोग आइए बैठ के स्लाइड तैयार करेंगे, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक आध पॉइंट आप कोई ना कोई तो बताएगा, इंटरेस्टेड तो रहेंगे। तो वो यही कर रहे थे, इसलिए वो ऐसी चीज़ें पिक करते थे कि लोग क्या हो उसमें पार्टिसिपेट करें आकर, सिर्फ मुंह से ना बोले हाँ हम हैं सर, एक है ना कि बापू तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, वो ना हो, वो आए एकदम फील्ड में उतरे, तभी तो पॉपुलेशन देखकर अंग्रेज भी डरेगी कि अरे यार सब उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते थे और मास मूवमेंट लेकर आए थे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। ये हमेशा यूज़ कर सकते हैं, कभी भी डेमोक्रेसी है तो कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं कि हमको रिप्रेजेंटेटिव को पार्टिसिपेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि याद करने होते हैं, वही सब बात इसमें लिखी हुई, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके अलावा यहाँ से देखिए ये जो है ना, इससे सोशल भी चेंज आ रहा है कि अब उसमें क्या हुआ था, पीजेंट्स भी आए थे, याद करो ये कौन से में आया था सबसे अपना स्टार्टिंग, चंपारण। स्टूडेंट भी आए थे, है ना, किसमें थे, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया में भी थे, हम पढ़ते हैं सेक्रेटरिएट पे, या 9 लोगों को बिहार में, ठीक है। वुमेन भी थी, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिनको मुस्लिम वुमेन के ग्रुप में भी जाना अलाउ किया गया था, वरना पहले आंख बंद करके ले जाया जाता था मेल मेंबर को मुस्लिमों के बीच में। ये पहले पर्सन थे जिनको आंख खोलकर मुस्लिम वुमेन के बीच में ले जाकर भाषण देने का अलाउ किया गया था, और वुमेन का पार्टिसिपेशन यहीं से इंडिया में शुरू हुआ था। तो एक तो फ्रीडम स्ट्रगल में नंबर ऑफ लोग भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा सोसाइटल चेंज भी हो रहा है। इसको अगर हम प्रेजेंट से लिंक करना चाहें तो कहाँ से लिंक कर सकते हैं, हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि अभी टर्की में अर्थक्वेक आया है, बताइए इसमें इंडिया कुछ किया है, इसको कैसे लिंक कर सकते हैं वुमेन के पार्टिसिपेशन पे। अभी सब लोग पढ़े, ये पता है कि नहीं, टर्की में खूब अर्थक्वेक आया है 1 महीने पहले लगभग। इंडिया वो अपना जो NDRF का टीम होता है डिजास्टर रिलीफ वाला, उसमें वुमेन को बहुत भेजी है, ठीक है। हाँ मेडिकल टीम में, क्यों, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हमारे भी वुमेन जो है लड़कों से कम नहीं है। और दूसरा टर्की में क्या है कि थोड़ी सी मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ की वुमेन को यहाँ के मेल मेंबर सपोर्ट नहीं कर सकते ना, वो अलाउ नहीं करेंगे, तो इसलिए
वुमेन मेंबर को वुमेन मेंबर ही हेल्प करे इसलिए भेजी थी। तो वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कि वुमेन को उसमें लिया था, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी वो लिए थे, ठीक है। तो ये था कि उन्होंने अपने बेस को ब्रॉडन किया था और इससे साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ हमारा सोसाइटल भी चेंज आ रहा था। पहले पीजेंट का कोई नहीं सुनता था, अभी क्या होगा, पीजेंट का आपस में जो यूनिटी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज, यूनिटी भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए, ये सब लोग समझ रहे हैं कि हमारे यहां जो था डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी चल रहा था, उसके भी अगेंस्ट में कौन से सबसे ज्यादा खड़े थे, गांधी जी। लास्ट तक जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे भी यही थे जो कि कम्युनल वायलेंस को बहुत कम किए थे। तो अगर वो नहीं होता तो क्या होता, कम्युनल फोर्स बहुत ज्यादा वहां पे आता और हो सकता था कि इंडिया क्या हो, ब्रेक कर सकता था। अभी तो सिर्फ 2 ही कंट्री में ब्रेक हुआ था, हो सकता है कि और ज्यादा कंट्रीज में ब्रेक हो जाए, जो कि अगला पॉइंट हम लिखे हैं, है ना, कि अगर ऐसा होता, चलता रहता तो और ज्यादा में ये ब्रेक हो जाता। और गांधी जी का एक और खास बात देखो यहाँ पर कि उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस नहीं एक्वायर किया था। आप याद करें, कभी वो पॉलिटिक्स में नहीं गए थे। कौन सा था जिसमें कि वो थे, कहां पर था, इसके बाद वो कभी नहीं रहे। और स्टार्टिंग में भी आए थे तो पॉलिटिक्स न ज्वाइन करके पहले लोगों से जाकर मिले थे। क्यों? क्योंकि वो मासेज को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। तो अगर वो नहीं होता तो क्या होता, इंडिया जो यूनाइटेड है अभी, वो यूनाइटेड इंडिया ना होकर फ्रेगमेंट हो चुका होता। और वो ऐसे कि 4-5 जैसे कि हम बता दिए एग्जांपल में कि बंगाल, मद्रास और भी थे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार भी था, तो ऐसे ब्रेक हो जाता इन सब में। वो हमेशा यूनिटी लाने का उन्होंने काम किया था। ये मेरा बॉडी पार्ट था, बॉडी पार्ट में कुछ नहीं किया गया है, जो उन्होंने किया था उसी को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। वो जो उन्होंने जो 3-4 काम किए थे, मास पार्टिसिपेशन लाया था, अगर वो नहीं रहता तो वो नहीं आ पाता, नॉन वायलेंस के पे रिवोल्यूशनरी वायलेंट हो जाता और यूनिटी नहीं आता। और जो सोशल चेंज उन्होंने वो लेकर आ रहे थे, वो भी सोशल चेंज आने में हो सकता था कि ज्यादा टाइम लगता, ठीक है। और लास्ट में अब कंक्लूजन आएगा, तो कंक्लूजन में कोई कंक्लूजन पहले सजेस्ट करे, इसको हम हटा दे रहे हैं। कंक्लूजन पहले कोई सजेस्ट करे कि क्या लिख सकते हैं। कोई तो लिखा होगा, ऐसे कोई फॉर्मेटिंग में लिखा है कि बस ऐसे कहानी लिख दे कि ये क्या लिखे, कंक्लूजन कोई सजेस्ट करे कि क्या लिखे होंगे, क्या हो सकता है कंक्लूजन। हाँ नहीं, एक बार बोल चुके हैं, रहने दीजिए आप। और कोई कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बताइए क्या लिखे हैं, कुछ तो। हाँ टाइम ज़्यादा, ठीक है। नहीं वो तो इतना इलाबोरेट कंक्लूजन में, कंक्लूजन 3-4 लाइन का ही होना चाहिए, ठीक है। कोई ठीक है, जल्दी भी हो सकता था, हो सकता है जल्दी भी हो जाता। हाँ हिंसा होता वो ठीक है, लेकिन हो सकता है जल्दी ही हो जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ ठीक है, हो गया। और कुछ, हाँ ठीक है, आंसर सही है। हाँ नहीं, तो इन सबको एक साथ लाना है ना। आप जो अलग अलग चीजें बोल रहे हैं वो कंक्लूजन में एक लाइन में लेकर उसको आना है, वही तो हम बोल रहे हैं। आप सही बोल रही है, एक यूनिटी आ गया, एक बोल रहा है कि जो वायलेंट चलता, इसी को तो, क्योंकि हमको क्या करना है, कंक्लूजन फिर कहानी नहीं बनाना, बॉडी में सब बता दिए हैं। कंक्लूजन 3-4 लाइन का ही होना चाहिए, तो उसी को एक साथ चेंज करेंगे। तो एक बड़ा स्टैंडर्ड कंक्लूजन है, कहीं पे भी यूज हो जाएगा। अच्छा सॉरी, अगला है ना, कहीं पे भी यूज हो जाता है। और इस स्लाइड बनाने में टाइम लगता है, तुमने मजाक मत करना इसका, ठीक है। देखिए ये क्या हम लिखे हैं कि कोई डाउट नहीं है कि इंडिया जो है फ्रीडम गेन कर लेती। ऐसा था ही नहीं कि इंडिया कभी फ्रीडम गेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब उस टाइम तक 1945 में यूनाइटेड नेशन बन चुका था, इंग्लैंड की पहले ही हालत खराब वर्ल्ड वार 2 के बाद चल रही थी, तो बन ही जाता। आज नहीं तो 1950, 1951-52 तक आज़ाद हो जाता। लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं हो सकते कि गांधी के रोल को हम इग्नोर करें, क्योंकि उन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। ये तो ऐसे नॉर्मल लाइन है। अब यहां से देखिए, ही नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड इन एक्सपेलिंग मतलब भगाना, ठीक है, ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। ना ही उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया, इंडिया को मतलब आजाद करवाया, ठीक है, बट ऑल्सो इम्प्रूव्ड द, अब ये जो बोल रहे थे ना इतनी चीजें कि वो ये रिवोल्यूशनरी यूज करेंगे, यूनिटी लेकर आए, उन्होंने क्या क्या इंप्रूव किया। सोशल भी इंडिया को इंप्रूव किया, पॉलिटिकली भी इंप्रूव किया और इकोनॉमिक भी इंप्रूव किया। ये जो लाइन है ना यहाँ से, ये खासतौर पे ये ऑल्सो वाला,
ये कहीं पे भी चिपक जाता है कि किसी भी चीज को करने के लिए हमको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों तरीके से जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर हम स्टेप उठा रहे हैं तो हमको क्या क्या इंप्रूव करना है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने ये भी किया। सोशल में जैसे कि अनटचेबिलिटी वाला पढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल में इंटरनेशनल रिलेशन का भी हम बताए कुछ। इकोनॉमिक में उन्होंने क्या क्या, कॉटेज इंडस्ट्री का बात किया था ना, ट्रस्टीशिप कॉटेज इंडस्ट्री के हम गाँव में क्या करेंगे, बड़े बड़े उद्योग के यहाँ पे छोटे छोटे गाँव में उद्योग लगाएंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल में उन्होंने एक और बात किया था, जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, वो पहले ही बोले थे, याद है कि नहीं किसी को? तो वही बात लिखा हुआ है कि सिर्फ उन्होंने अंग्रेजों को नहीं भगाया, और ऊपर एक और बात लिखा हुआ है कि सिर्फ इंडिपेंडेंस अचीव करवाने नहीं किया, उसको क्या करवाया, प्रिजर्व। मतलब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद भी यूनाइटेड रहा, उसके बाद भी अभी से एकदम अच्छा डेमोक्रेसी इंडिया का चल रहा है। तो उन्होंने आज़ाद करवाया, साथ ही साथ उसको अभी तक क्या कर रखा है, प्रिजर्व भी हो रखा है। आप म्यांमार का केस लें, सब लोग देखें हैं म्यांमार का केस अगर आप लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, या फिर पाकिस्तान का ही ले ले, ये तो हमारा फेवरेट रहता है, पाकिस्तान का केस ले ले, वहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री रूल बार बार आ जाता है। अगर नॉर्मल भी रूल डेमोक्रेटिक हो रहा था तो क्यों? क्योंकि जिस तरीके से लीडरशिप इवॉल्व होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा। EVOL, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग। जिस तरीके से इवॉल्व होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से एक क्या होता है, प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी के आने का। इंडिया बहुत लंबा स्ट्रगल के बाद, 100 साल के स्ट्रगल के बाद इंडिया में डेमोक्रेसी आया है, इसलिए नहीं चल रहा, सॉरी इसलिए चलता जा रहा है बहुत अच्छे तरीकों से। म्यांमार में क्या हुआ था, 1990 में बाहर के देश आए, बोले देखो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी होना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज। तो वहाँ के जो मिलिट्री होते हैं उनको बोला कि अब क्या करो, डेमोक्रेसी में तुम कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो गए। फिर 10 साल देखे, मिलिट्री वाला गुस्से में था कि मेरा पावर कम हो गया, फिर से क्या किया, तख्ता पलट जिसको बोलते हैं, करके फिर आ गए। क्यों? क्योंकि वो बाहर के प्रेशर के साथ हुआ है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो इवॉल्व होकर आया है, एक एक स्टेप में। पहले हम इससे लड़े, इससे लड़े, इससे लड़े, अपना फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो भी धीरे धीरे सुधारते गए, तब हमारा डेमोक्रेसी हुआ, तब हम आज़ाद हुए हैं। हो सकता है कि इंडिया में अगर अंग्रेज 1857 के बाद ही भाग जाते, मान लेते भाग जाते, तो इंडिया पक्का टूट चुकी होती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी क्या हो रहा था लड़ाई के समय, इधर वाले यहाँ के लिए लड़ रहे थे, इधर वाले यहाँ के लिए। हो सकता है कि टूट जाती, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी बड़ा इवॉल्व होकर आया, और उसमें किसका सबसे ज़्यादा रोल है, इनको आप भूल ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो अभी तक प्रिजर्व होता आया है और आगे भी चलता जाएगा। और इन्होंने क्या किया, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सबके डायमेंशन को अच्छा किया। तो ये कंक्लूजन है, और ये कंक्लूजन हर जगह चिपकाया जा सकता है, गांधी को चेंज करके नेहरू लगाकर, पटेल लगाकर, ठीक है, ये कंक्लूजन हर जगह चिपकाया जा सकता है। यही करना होता है मेंस में, जो हम एक दिन बोल कर गए थे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार रखिए इंट्रोडक्शन का, कि कोई एक आदमी है उसका ऐसे फॉर्मेट तैयार रखिए, ऐसे 2-3 तैयार रखिए, क्योंकि हर जगह सेट नहीं होता है। 2-3 तैयार रखिए, देखिए कि इस तीनों में कौन से सबसे सिमिलर में बैठ रहा है वो आदमी। थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए रहते हैं, अच्छा इस पर नेहरू जी बैठ जाएंगे, हाँ क्योंकि वो किए थे, प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। इसको हटाओ और इसको हटा के क्या करो, यहाँ पे लगा दो नेहरू। पूरा करेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो काट नहीं सकता है कि ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ भाई किए थे तो है, प्रिजर्व भी करवाने में हेल्प किए थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक में भी हेल्प किए थे। पटेल कर दो, यूनिटी, इंटीग्रिटी लाने में हेल्प किए थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ तैयार रखा जाता है और उसको चेंज किया जाता है। ये मेरा खुद का कंक्लूजन है, चिपकाया हुआ नहीं कहीं से, क्योंकि कंक्लूजन और वो जो है ना, वो हम हमेशा तैयार रखते हैं, बार बार बोल रहे हैं ना, हर चीज़ का एकदम तैयार रहता है हमेशा। यहीं पे चेंज कर करके काट काट के फिर आंसर लाते जाएंगे। और कहीं पे है क्या गांधी जी? इसको काटो, हटाओ, इसको जो भी नाम रखना है यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो पूरा जो बता रहे थे कि ये क्या, वो नहीं, तो वो हम पहले आंसर में बता दिए ना पीछे, कि टूट चुका होता 5-6 राज्यों में, बहुत पार्टिसिपेशन नहीं आ चुका होता, उसमें टाइम लगता है, हो सकता है इंडिपेंडेंस में और ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। वायलेंट हो जाता तो बहुत लोग और मरते, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती, वो सब बता चुके, तो फिर से यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी चीज़ आंसर में रिपीट नहीं होना चाहिए, वही चीज़ रिपीट होकर बार बार आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आंसर 350-360 वर्ड का होना भी चाहिए, जो दोनों चीज़ों को हमको देख कर तब करना है, ठीक है। इतना ही था, ज़्यादा हो गया क्या, लंबा, ज़्यादा बोरिंग नहीं हुआ होगा जैसा हमको लग रहा है, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको मिल जाएगा, वो क्वेश्चन हम चेंज करवाते हैं, इसमें क्या गड़बड़ कहीं पे कुछ हो गया है, जो भी हो यहाँ पर हम इसको चेंज करवाते हैं। अच्छा ये इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको हम करवाते हैं चेंज, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। और कुछ पूछना है तो ऐसे ही, हाँ किसमें नहीं, इंटरव्यू में तो 4 लाइन का आंसर होता है, 3-4 स्टेटमेंट का।
नहीं नहीं लेना है, जब तक कि वो फोर्स ना करे कि नहीं तुम लो ही लो। काउंटर क्वेश्चन 2-3 बार जब तक ना है कि आप बताए हैं, नहीं तब तो लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, जब वो नाम ले ली तब तो आपको बोलना पड़ेगा। नहीं सही था, बोलेंगे कि उनका तरीका भी सही था। और जब भी इंडिया जब आज़ाद हुआ है तो दोनों का क्या था, कॉम्बिनेशन के साथ आज़ाद हुआ है। दोनों, गांधी जी का भी रोल था और इनका भी रोल था। थोड़ा रिवोल्यूशनरी भी जरूरत था उसको डराने के लिए, और थोड़ा मॉडरेट भी जरूरत था क्योंकि ज़्यादा मास पार्टिसिपेट कर सके। हर एक बार ना बोलते हैं कि एक्सट्रीम नहीं जाना होता इंटरव्यू में एकदम सेंटर में रहना होता है। ये भी सही, ये भी सही, और थोड़ा ये भी गलत, थोड़ा ये भी गलत। ठीक है, अभी तो मेन सही, तो मेरा पर्सपेक्टिव है ना यहाँ पर। वहाँ पर वो काउंटर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेते हैं, तो वहाँ का वहाँ देखेंगे। इसको ठीक है, इसको चेंज करवाते हैं, बाकी तो ठीक है। ठीक है, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी तो ये ठीक ही है, इतना समझ में आ जाएगा। ये सब आपको पता है, बस ये फॉर्मेटिंग बताने के लिए कि कैसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू। नहीं है क्वेश्चन तो